अगले 1 मिनट मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। इस चार्ट की तरफ जरा गौर से देखिए। अब इस टाइम फ्रेम को देखिए और इस चार्ट और इस टाइम फ्रेम को देखिए। इस कंसोलिडेटेड पिछले 2 हफ्ते की एनसीसीपीएल डेटा को देखिए। देखिए, आपको इसे देखते हुए लग रहा होगा कि हमारा इंडेक्स चौपी कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। लेकिन क्या आपको इसके अंदर 52 बिलियन पीकेआर नजर आ रहे हैं, जो एक रिटेल को आसानी से ट्रैप कर सकता है? आज हम आपको खुद करके नहीं बल्कि आपको सिखाएंगे कि कैसे एनसीसीपीएल के डेटा को डिकोड करते हैं और लाइव टर्मिनल पर उस डेटा को अप्लाई करते हैं, उस प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कि हम उसे अपनी ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज कर सकें। आप इंशाल्लाह कल खुद इन्हीं डेटा को अपने लाइव टर्मिनल्स पे अप्लाई करके ट्रेडिंग करेंगे और फिर मुझे कमेंट में आके बताएंगे कि आपका ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। मेरे साथ रहिए। देखिए, आज हम मार्केट की सरफेस लेवल एजम्पशंस, कहानियां, इन सबको मुकम्मल रिजेक्ट करेंगे। हम 100% मैथमेटिकली एक्यूरेट, एविडेंस बेस्ड और डेटा बैक्ड फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे। हम फीपी लीपी डेटा, ये जो मैंने आपके लिए पिछले 2 हफ्तों का ये कंसोलिडेटेड डेटा बनाया है, जहां आउटफ्लो था उसे रेड किया है, जहां इनफ्लो था उसे ग्रीन किया है, डेट और इक्विटी मार्केट दोनों रखे हैं। इसको हम अपनी यहां पर चार्ट की सेटिंग्स हमने चेंज की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी सेटिंग्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, इस स्पेसिफिक सेटिंग को रखने का क्या फायदा है, जो रेगुलर सेटिंग्स लोग रखते हैं वो क्यों नहीं रखी, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। देखिए, इस वीडियो के अंत तक आपके पास कल अप्लाई करने के लिए एक फ्लॉलेस स्ट्रैटेजी और स्किल सेट होगा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू नाहिल पॉइंट जीरो, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. Chapter number 1, Market First Principles and Forensic Analysis. देखिए, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स यानी बुनियादी हकायक पर जाना जरूरी है। मार्केट न्यूज पर नहीं बल्कि लिक्विडिटी पर मूव करती है। केएसई 100 इंडेक्स इस वक्त एक इंतहाई अहम मकाम पर खड़ा है। हमारा मकसद रिटेल पैनिक से निकलकर डेटा को देखना है। हर बाय ऑर्डर के पीछे एक सेल ऑर्डर होता है। ये एक जीरो सम गेम है। हवा में तीर चलाने के बजाय हम सिर्फ क्वांटिटेटिव लॉजिक इस्तेमाल करेंगे आज। चार्ट्स पर बनने वाली हर मूवमेंट दरअसल इस ऑर्डर फ्लो का नतीजा होती है। हम हेलुसिनेशंस को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं और सिर्फ मैथमेटिकली प्रूवन लेवल्स पर भरोसा करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्राइस एक्शन को मैथ के चश्मे से देखता है। सही वक्त पर सही डेरा देखना ही आपका असल ट्रेडिंग एज है। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें, एक डेरा बैक फ्रेमवर्क बनाएं। हमारी इस डायसेक्शन के बाद आप स्मार्ट मनी के असल कदमों के निशान देख सकेंगे और उसे फ्रंट रन कर सकेंगे। यहां आपसे सवाल है कि फर्स्ट प्रिंसिपल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस से कैसे अलग है। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपको क्यों, वाई का जवाब देता है। जैसे पैसा क्यों आ रहा है, पैसा क्यों जा रहा है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस आपको कब, व्हेन का जवाब देता है कि किस कीमत पर ट्रेड लेनी है। चलिए, बिल्कुल शॉर्ट, सिर्फ 2 चैप्टर्स में हम इसे समझते हैं और फिर हम टेक्निकल्स की जानिब चले जाएंगे। बॉटम से स्टार्ट करते हैं हमारे फीपी डेटा का ब्रेकडाउन एंड ब्लॉक ट्रेड रियलिटी, चैप्टर नंबर 2। देखिए, फीपी यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मार्केट के इंटरनेशनल सेंटिमेंट दिखाता है। ये पिछले 2 हफ्तों का डेटा के मुताबिक फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने इक्विटी शेयर्स के अंदर
ये जरा देखिए, 52 बिलियन का मैसिव लिक्विडेशन किया है 2 हफ्तों में इन्होंने। ये तकरीबन 187.69 मिलियन यूएसडी बनता है। रिटेल ट्रेडर्स इस बड़ी फरोख को देखकर शदीद पैनिक का शिकार हो जाते हैं और मार्केट क्रैश हो जाएगी इस सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन मैथमेटिकली इतना बड़ा आउटफ्लो ओपन मार्केट में बगैर सर्किट ब्रेकर के लगाया जाए और वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसकी रियलिटी यह है कि एक ब्लॉक ट्रेड यानी दो इदारों के दरमियान पहले से तयशुदा डील है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ओपन मार्केट में आम लोगों को नहीं बल्कि लोकल इंस्टीट्यूशंस को प्री नेगोशिएटेड पहले से तयशुदा प्राइस पर शेयर्स दिए हैं। इसलिए चार्ट पर कोई डिस्ट्रक्टिव क्रैश नजर नहीं आया। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने यहां पर, अब आप देखें, इन्होंने थोड़ी सी नेट बाइंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल्स की जानिब से 11.65 मिलियन पीकेआर का माइनर नेट बाय पिछले 10 बिजनेस डेज 2 हफ्तों में रिकॉर्ड किया गया है। अब आ जाइए ओवरसीज पाकिस्तानीज की जानिब। ये इनका डेथ सेगमेंट, ये इनका इक्विटी सेगमेंट। इक्विटी में उनकी तरफ से इनफ्लोज आए हैं और डेथ से उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने डेट के अंदर 62.15 मिलियन पीकेआर निकाले हैं और इक्विटी के अंदर इन्होंने 4.30 बिलियन 4.30 अरब रुपए की नेट बाइंग की है। ये इनका मार्केट पर एतमाद दिखाता है। देखिए, फीपी का ये सेल ऑफ मार्केट का एंड नहीं है बल्कि स्मार्ट मनी के दरमियान ओनरशिप ट्रांसफर है। यहां आपसे सवाल है, क्या 52 अरब 52 बिलियन पीकेआर का फॉरेन सेल ऑफ हमेशा मार्केट क्रैश करता है? देखिए, उसका जवाब है कि नहीं। अगर ये एक ब्लॉक ट्रेड हो और लोकल लिक्विडिटी उसे खरीदने के लिए मौजूद हो तो मार्केट क्रैश होने के बजाय कंसोलिडेशन फेज में रहती है। अब आ जाते हैं हम लीपी के सेगमेंट की जानिब। चैप्टर नंबर 3, लीपी डेटा ब्रेकडाउन, द एब्जॉर्प्शन मैट्रिक्स। देखिए, लीपी यानी लोकल इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मकामी इदारों की सरमायाकारी का एक टेबल है। इस डेटा में आप आए और यहां पर आप देखें सबसे आगे आगे कौन रहे हैं और हम देखेंगे कि 52 बिलियन एब्जॉर्प्शन हुई कहां है। तो सबसे पहले हम आते हैं कंपनीज की जानिब। कंपनीज का ये सेगमेंट देखें, 60 बिलियन पीकेआर की इक्विटी में नेट बाइंग कंपनीज की तरफ से आई है। ये अंडरलाइंग स्ट्रेंथ के ऊपर कंपनीज का एतमाद, कॉन्फिडेंस दिखाता है। देखिए, स्मार्ट मनी ने इस पैनिक के दौरान ये शेयर्स खामोशी से एक्यूमुलेट किए हैं। कंपनीज का इतना बड़ा वॉल्यूम दिखाता है कि उन्हें मैथमेटिकली ड्रिवन मॉडल्स इन सस्ती वैल्यूएशंस पर वैल्यू दिख रही है। इसके अलावा कंपनीज ने डेट मार्केट में भी 609.70 मिलियन पीकेआर इन्वेस्ट किए हैं। यहां पर आए और म्यूचुअल फंड्स की तरफ जरा नजर दौड़ाएं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स ने 18.919 बिलियन पीकेआर इक्विटी मार्केट में डाले हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स का ये लॉन्ग ओनली कैपिटल इनफ्लो मार्केट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट फराहम करता है। ये डेटा क्लियरली इंडिकेट करता है कि लोकल इंस्टीट्यूशंस मार्केट को हैंडल करने की पूरी क्वांटिटेटिव सलाहियत रखते हैं। एक और बात म्यूचुअल फंड्स की अगर आप देखें तो उन्होंने डेट से पैसा निकाला है, वहां से लिक्विडिटी निकालकर वो यहां लिक्विडिटी अपनी लेकर आए हैं, जो एक डबल पॉजिटिव सिग्नल है आपके लिए। देखिए, जब तक 60 बिलियन पीकेआर जैसी सॉलिड लिमिट बाइंग, ये जिस तरह कंपनीज ने की है, की बैकिंग मौजूद है, मार्केट का अचानक फ्री फॉल क्रैश करना बहुत मुश्किल है। लोकल इदारे ब्लाइंडली बाय नहीं करते, वो फंडामेंटल बैलेंस शीट्स देखकर फैसला करते हैं। इस डेटा सेक्शन का एग्जैक्ट वर्डिक्ट ये है कि मार्केट कंट्रोल अब स्ट्रिक्टली
लोकल हाथों में शिफ्ट हो चुका है। यहां आपसे सवाल है कि कंपनीज का 60 बिलियन पीकेआर बाय मार्केट के लिए कैसा सिग्नल है। देखिए उसका जवाब है ये एक हाईली बुलिश मैक्रो सिग्नल है, क्योंकि ये प्रूव करता है कि लोकल कॉर्पोरेशंस करंट प्राइसेस पर शेयर्स होल्ड करने का इरादा रखती हैं। चैप्टर नंबर 4, इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन वर्सेस रिटेल पैनिक। आ जाइए हमारे इंडिविजुअल्स की जानिब और इन नंबर्स को देखिए। ये डेट मार्केट है आपकी, सब राइट पे सारा डेट मार्केट है और लेफ्ट में मैंने सारा इक्विटी रखा है। देखिए स्टॉक मार्केट दरअसल वेल्थ को इम्पेशेंट से पेशेंट लोगों की तरफ मुंतकिल करता है। लीपी का डेरा दिखाता है कि इंडिविजुअल्स ने 12.65 बिलियन 12.65 अरब रुपए की हैवी नेट सेलिंग की है। रिटेल हमेशा खौफ का शिकार होता है और ब्लॉक ट्रेड्स को क्रैश समझकर अपने शेयर्स बेच देता है। कॉग्निटिव बायस रिटेल को मजबूर करता है कि वो हार्ड अर्न नंबर्स को इग्नोर करके सिर्फ इमोशंस पे ट्रेड करे। दूसरी तरफ स्मार्ट मनी हमेशा लिमिट ऑर्डर्स के जरिए आराम से लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करती है। जब रिटेल डर कर सेल करती है तभी मार्केट में वो लिक्विडिटी पैदा होती है जो बड़े इदारों को ब्लॉक बाय करने के लिए चाहिए होती है। रिटेलर्स ने दोनों सेगमेंट्स में मार्केट के हैवी किस्म की सेलिंग की है। अब आ जाइए ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की जानिब। इसका इक्विटी सेगमेंट, उसका डेट सेगमेंट। देखिए ब्रोकर्स ने 598.94 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग इक्विटी में की है, जो अंदर की ताकत का इशारा है। रिटेल और स्मार्ट मनी का ये डाइवर्जेंस हर मेजर बेस बनने पर चार्ट पर शो होता है, जो आपको आगे दिखाएंगे। हमें अस वर्सेस देम की फ्लो डायनामिक्स समझनी होंगी। हमें हमेशा डेरा बैक्ड इंस्टीट्यूशंस के साथ रहना है। रिटेल का ये 12.65 बिलियन पीकेआर निकालना एक्चुअल में मार्केट का बर्डन मैथमेटिकली कम करता है। जब वीक हैंड्स स्टॉप लॉस हिट करवा कर निकल जाते हैं तो अपवर्ड रेजिस्टेंस वीक हो जाती है। यह विक ऑफ एक्यूमुलेशन फेज यानी जमा करने का उसूली अमल तब तक चलेगा जब तक पब्लिक की सप्लाई ड्राई ना हो जाए। यहां सवाल है, रिटेल ट्रेडर्स हमेशा इंस्टीट्यूशनल बाइंग के दौरान नुकसान में या कम प्रॉफिट में क्यों बेच देते हैं? देखिए क्योंकि वो ऑर्डर फ्लो डेरा एनालाइज करने के बजाय सिर्फ रेड कैंडल्स, पैनिक, व्हाट्सएप और नैरेटिव्स पर इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। चैप्टर नंबर 5, मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट मैट्रिक्स, रेन्स एंड इन्फ्लेशन। देखिए बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, ये चैप्टर मैंने स्पेशली ऐड किया है क्योंकि आगे यही चीज आ रही है हमारे मुल्क में। किसी भी इंडेक्स को वैक्यूम में एनालाइज नहीं किया जाता। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंतहाई जरूरी है। हमें फॉरवर्ड लुकिंग मैक्रो थ्रेट्स को अपनी इक्वेशन में मैथमेटिकली फैक्टर इन करना होगा। जमीन पर रियलिटी ये है कि बारिशें अभी यहां आने वाली हैं और जब ये हैवी रेन्स हिट करेंगी तो एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन डिसरप्शंस पैदा होंगी। इस डिसरप्शंस का डायरेक्ट मैथमेटिकल आउटकम ये होगा कि इन्फ्लेशन स्पाइक लेगी और आम आदमी को हिट करेगी। जब इन्फ्लेशन हिट करती है तो परचेसिंग पावर गिरती है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स डायरेक्ट मुतासर होती हैं। स्मार्ट मनी इन मैक्रो प्रोजेक्शंस को आज की प्राइस में डिस्काउंट इन कर रहा है। यही वजह है कि मार्केट 60 बिलियन के इनफ्लो के बावजूद फॉरेन वी शेप रिकवरी नहीं दे रही, बल्कि पॉज ले रही है। इन्फ्लेशन के आने से पहले रिस्क मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करते हैं। इस रियलिटी को इग्नोर करना, यह अज्यूम करना है कि सब ठीक है, ये एक एनालिस्ट के लिए नाकाबिले कबूल है।
मार्केट का ये करंट साइडवेज जाना इस बात का सबूत है कि बुलिश मोमेंटम और फ्यूचर इन्फ्लेशन रिस्क आपस में लड़ रहे हैं। हमें ये डेरा इसलिए एनालाइज करना है ताकि जब न्यूज ऑफिशियली आए हम उस इवेंट को मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर चुके हों। यहां आपसे सवाल है कि रेन्स और इन्फ्लेशन, मॉनसून और इन्फ्लेशन का केएसई 100 इंडेक्स से क्या डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए उसका जवाब यह है कि जब मॉनसून का सप्लाई सिस्टम खराब आएगा और वो खराब करती है जिससे महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट कट नहीं करेगा जो इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशन को मजीद स्क्वीज कर सकता है। अब जरा एक और चीज समझिए, फिर चार्टिंग की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 6, डेट मार्केट और हेजिंग टैक्टिक्स। देखिए, इक्विटी यानी शेयर्स मार्केट के वॉल्यूम को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक डेट मार्केट, बॉन्ड्स वगैरह का फ्लो ना देखा जाए। लीपी डेटा में बॉन्ड्स, डीएफआई ने डेट सेगमेंट में अगर आप देखें तो 10.23 बिलियन 10.23 अरब का मैसिव नेट बाय किया बैंक्स एंड डीएफआईज ने। ये बाइंग सिर्फ लिक्विडिटी इन द सिस्टम नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड हेज है। बैंक्स जानते हैं कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन आएगी, इसलिए वो हाई यील्ड फिक्स इनकम एसेट्स लॉक कर रहे हैं। जब इन्फ्लेशन रिस्क हो तो बैंक्स कैपिटल को मैथमेटिकली सिक्योर करते हैं ताकि उनकी बैलेंस शीट्स तबाह ना हो। इसके बरअक्स बैंक्स ने इक्विटी में 795.68 मिलियन पीकेआर सेल किए हैं। यह मैथमेटिकली प्रूव करता है कि बैंक्स अपनी स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट बिना इमोशंस के फॉलो कर रहे हैं। वो वॉलेटिल इक्विटी से पैसा निकालकर जीरो रिस्क डेट यानी बॉन्ड्स, टी-बिल्स वगैरह में शिफ्ट कर रहे हैं। ये एक रिस्क ऑफ मैक्रो इंडिकेटर है जिसे हमें अपने ट्रेडिंग सिस्टम में शामिल करना है। अगर सिर्फ इक्विटी डेटा देखें तो पिक्चर अधूरी और बायस्ड होगी। डेट डेटा बैंक्स की एक्चुअल डिफेंसिव प्लानिंग दिखाता है। इसका मतलब यह है कि कैपिटल इकोनॉमी में मौजूद है, लेकिन इदारे अपने मैथमेटिकली ड्रिवन थ्रेट मॉडल्स के हिसाब से एलोकेशन कर रहे हैं। हमें बैंक्स के इस स्मार्ट मैनूवर को समझकर अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट रखना होगा। यहां आपसे सवाल है कि बैंक्स का डेट सेगमेंट में 10.23 बिलियन डालना इक्विटी के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव। देखिए उसका जवाब है कि यह स्ट्रक्चरली डिफेंसिव सिग्नल है। यह कंफर्म करता है कि बैंक्स इकोनॉमी में मैक्रो रिस्क देख रहे हैं और अपना पैसा बचा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, जरा यहां देखिए, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस की डाइवर्जेंस, इन दोनों को देखिए। देखिए म्यूचुअल फंड्स मार्केट के स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म बुल्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी में 18.19 बिलियन 18.19 अरब का एविडेंस बैक नेट बाय किया है। लेकिन मैथमेटिकली अहम बात यह है कि उन्होंने डेट सेगमेंट में से 11.51 बिलियन निकाले हैं। यह इंटर मार्केट रोटेशन जाहिर करता है कि म्यूचुअल फंड्स अभी रिस्क ऑन मोड में हैं। वो अपकमिंग इन्फ्लेशन को बीट देने के लिए हाई ग्रोथ स्टॉक्स पर कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनीज को जरा आप देखिए, इन्होंने इक्विटी में 12.65 बिलियन पीकेआर की सॉलिड सेलिंग की है, लेकिन उन्होंने डेट सेगमेंट के अंदर अच्छी भली बाइंग की है। देखिए इंश्योरेंस कंपनीज का ऑपरेशनल मॉडल मुख्तलिफ होता है। उन्हें डेली क्लेम्स पे करने के लिए लिक्विड कैश की जरूरत होती है। उनकी सेलिंग हमेशा नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं होती, बल्कि ये उनकी ट्रेजरी बैलेंसिंग भी हो सकती है। इंश्योरेंस ने डेट सेगमेंट में सिर्फ 629.84 मिलियन पीकेआर की माइनर बाइंग की है। जब म्यूचुअल फंड्स इक्विटी खरीदें और बैंक्स डेट, तो मार्केट एक मैथमेटिकल लॉक्ड इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ये मैथमेटिकल तवाजुन हमें चार्ट्स पर, अब आते हैं थोड़ा थोड़ा यहां पे, हमें चार्ट्स पर ये
कंसोलिडेशंस की सूरत में नजर आता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें और इस चार्ट पे आए, टेक अ लुक एट द आरएसआई है। देखिए ये जो यहां पर उस डेटा के साथ जब इसे कोरिलेट करें तो ये डाइवर्जेंस प्रूव करती है कि लिक्विडिटी एक इंस्टीट्यूशनल हाथ से दूसरे इंस्टीट्यूशनल हाथ में बगैर प्राइस तोड़े शिफ्ट हो रही है। यहां सवाल है आपसे, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस की बाइंग सेलिंग में इस क्लियरली डाइवर्जेंस का क्या मतलब है? देखिए इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम में कंप्लीटली एक तरफा अग्रीमेंट नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। इंस्टीट्यूशंस अपने अपने मैंडेट्स के मुताबिक पोर्टफोलियोज एडजस्ट कर रहे हैं। आइए अब इन्हें प्रॉपर डिटेल में आज समझते हैं। चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल चार्टिंग एंड चार्ट टाइप्स। देखिए रॉ डेटा फीपी लिपि एनालिसिस के बाद हमें टेक्निकल चार्ट्स पर आना पड़ता है ताकि प्रिसिशन एक्सिक्यूशन लगाई जा सके। चार्टिंग असल में ह्यूमन साइकोलॉजी और एल्गोरिथमिक ऑर्डर एक्सिक्यूशन का एक विजुअल मैथमेटिकल रिकॉर्ड है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर 3 बुनियादी किस्म के चार्ट्स मिलते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, और भी होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली ये यूज होते हैं। देखिए लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को मैथमेटिकली कनेक्ट करता है। यह है आपका लाइन चार्ट, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। लाइन चार्ट का नुकसान यह है कि वो इंट्राडे वॉलेटिलिटी और विक्स को मुकम्मल छुपा लेता है। अब आपकी स्क्रीन पे बार चार्ट मैंने लगा दिया है, यहीं से लगाया, दिस इज बार चार्ट। देखिए बार चार्ट OHLC जो उस पर लिखा हुआ होता है, यानी ओपन हाई लो क्लोज, इंफॉर्मेशन जरूर देता है लेकिन इसकी विजुअल क्लैरिटी देखने में बहुत कमजोर होती है। कैंडलस्टिक चार्ट जो सबसे पॉपुलर चार्ट है, जिसे हम साइंटिफिकली सबसे ज्यादा दुनिया में यूज करते हैं, हर सेशन का डेटा एक सॉलिड बॉडी और विक्स के जरिए हमें इंफॉर्मेशन देता है। देखिए चार्ट टाइप का इंतखाब यानी सिलेक्शन आपकी स्ट्रैटेजी की मैथमेटिकल बेस है। गलत टाइप हमेशा फॉल्स पॉजिटिव इशारा देगी। यहां आपसे सवाल है कि लाइन चार्ट को प्रोफेशनल डेटा बैक्ड एनालिसिस में क्यों कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है? तो उसका जवाब ये क्योंकि लाइन चार्ट में इंट्रा कैंडल एक्सट्रीम प्राइसेस यानी हाईज और लोज को ओमिट कर देता है, यानी उसे खत्म कर देता है, जहां असल में इंस्टीट्यूशनल स्टॉप हंट्स और लिक्विडिटी स्वीप्स होते हैं। इसका यूज कदरे कम है, परसों की वीडियो में मैंने आपको इसका यूज दिखाया था। चैप्टर नंबर 9, द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स। ये आपके सामने कैंडलस्टिक स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक्स हैं। देखिए कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये प्राइस एक्शन के सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस को फौरन दिखाता है, यानी उनके फर्क को, उनके डिफरेंस को। ग्रीन कैंडल की थिक बॉडी मैथमेटिकली प्रूव करती है कि बुल्स ने पूरे टाइम कंट्रोल रखा। रेड कैंडल की बॉडी जाहिर करती है कि बेयर्स का ऑर्डर वॉल्यूम डोमिनेंट था। इस एनाटॉमी का सबसे अहम मैथमेटिकल कंपोनेंट इसके विक्स हैं। अपर विक अनफिल्ड सप्लाई और लोअर विक डायनामिक डिमांड है। इसका एक नुकसान है कि इनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म विक्स देखकर पैनिक में एंट्री एग्जिट करते हैं। एक और कौन है यानी नुकसान कि साइडवेज मार्केट में कैंडलस्टिक्स बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल नॉइज प्रोड्यूस करती हैं कंसोलिडेशन वाली मार्केट्स में। हम इन कॉन्स को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स को कैंडल स्टिक चार्ट्स पर अलाइन कर लेते हैं, कि जैसा यहां पर मैंने किया हुआ है। देखिए इस जरा कैंडल की तरफ देखिए। देखिए जब कैंडल की बॉडी छोटी और
ऊपर नीचे इस तरह लंबी लंबी विक्स हों, इसे हम डोजी कहते हैं। ये ऑर्डर फ्लो में मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम बताता है कि ना बुल्स जीत पा रहे हैं ना बेयर्स जीत पा रहे हैं, अच्छी तगड़ी जंग हो रही है। अब इस चार्ट की तरफ जरा आइए, मैं आपको बाकी सेटिंग्स भी आराम आराम से समझाऊंगा। यहां पर हमने EMA 20 पे रखा है, इसकी सेटिंग देख लें। नो ऑफसेट, क्लोज, नो स्मूथिंग, 20 के ऊपर। ये रहा आपका। और यहां पर आप एक बात ये नोट करें जरा मेरे साथ मिलके, देखिए यहां पर आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि EMA 20 के पास के करीब आकर कैंडल्स स्मॉल कंप्रेशन बॉडीज बनाती हैं। ये विजुअली शो करता है कि ऑर्डर बुक में वॉल्यूम स्क्वीज यानी तंग हो रहा है और एक साइड एक्यूमुलेट कर रही है। अगर हम इसको लाइन चार्ट पर देखें, जो मैंने आपके लिए यहां लाइन चार्ट लगाया, तो वो जो क्रिटिकल विक्स हैं वो हमसे मिस हो जाती हैं। देखिए कैंडलस्टिक रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये सोलली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यानी इम्कानात की तकसीम का एक विजुअल मेथड है। यहां आपसे एक सवाल है, कैंडलस्टिक चार्ट पर लंबी लोअर विक क्या मैथमेटिकली प्रूव करती है? मिसाल के तौर पर ये वाली और मे बी ये वाली देखें, ये उससे भी लंबी, ये क्या प्रूव करती है? देखिए ये प्रूव करती है कि प्राइस एक निचले पॉइंट तक स्वीप की गई, लेकिन वहां लिमिट बाय ऑर्डर्स इतने मैसिव थे कि उन्होंने प्राइस को एग्रेसिवली ऊपर धकेल दिया। चैप्टर नंबर 10, मूविंग एवरेजेस, EMA एंड SMA। अब आप देख रहे होंगे कि इस चार्ट के ऊपर जहां पर मैंने अपना स्मूथ क्लाउड लगाया हुआ है, यहां पर मैंने SMA 50 रखा हुआ है, लेकिन यहां पर मैंने जहां सिंपल कैंडलस्टिक्स को छोड़ा वहां मैंने EMA 20 लगाकर नीचे RSI दिया हुआ है। और ये सेम चार्ट है, बस ये आवरली पे है, ये 4 आवरली पे। तो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, लेकिन 3 टाइम फ्रेम्स पे। और आप ये भी नोट कर रहे होंगे कि आज हम मैक्रो लेवल पर ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि आज हम आपको एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तीनों समझाता हूं। देखिए मूविंग एवरेज एक रोलिंग मैथमेटिकल मीन होता है। उर्दू में अगर बोलूं तो ये पिछली कीमतों को एक समझ ले कि एड अप कर लेता है और ट्रेंड के शोर को, नॉइज को फिल्टर आउट खत्म कर देता है। सिंपल मूविंग एवरेज जो यहां पर लगा हुआ है, ये अपने फॉर्मूला में सब पीरियड्स को स्ट्रिक्टली इक्वल वेट देता है। सिंपल मूविंग एवरेज में फायदा यह है कि ये लॉन्ग टर्म मैक्रो बेस लाइन के लिए मैथमेटिकली स्टेबल होता है। इसलिए यहां पर आपने देखा मैंने 50 लगाया हुआ है, मुझे पिछले 50 पीरियड्स का मैक्रो ट्रेंड देखना था। लेकिन इसका नुकसान यह है सिंपल मूविंग एवरेज का कि ये करंट प्राइस एक्शन के मुकाबले में काफी लैग करता है, यानी देर से इशारा देता है। अब समझिए मेरे साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और ये मैंने छोटे पे लगाए हुए हैं एग्जीक्यूशन वाले चार्ट्स पे। देखिए EMA का फायदा यह है कि ये ऑर्डर फ्लो में होने वाली सडन शिफ्ट्स को जल्दी और एक्यूरेटली पकड़ लेता है। EMA का नुकसान यह है कि ये एक्सट्रीमली चॉपी होता है, मार्केट में फॉल्स ट्रिगर्स देता है, ये ज्यादा नॉइज को फिल्टर आउट नहीं करता, ये हर चीज आपको दिखा देता है, तो ये फॉल्स ट्रिगर्स भी आपको दे देता है। देखिए हमारी फोरेंसिक स्ट्रेटजी में हम इन दोनों को मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके यूज करते हैं। EMA को मोमेंटम यानी रफ्तार ट्रैक करने और SMA को एब्सोल्यूट स्ट्रक्चरल बेसलाइन देखने के लिए यूज करते हैं। जब प्राइस EMA और SMA दोनों बैंड से अपर ट्रेड कर रही हो तो हम स्ट्रिक्टली बुल ट्रेंड में यानी तेजी में होते हैं। इन मूविंग एवरेजेस का आपस में एंगल और डिस्टेंस मार्केट की स्टैंडर्ड डिविएशन को जाहिर करता है। हम इन्हें प्रिडिक्टिव आलात नहीं समझते,
बल्कि लैगिंग कंफर्मेशन टूल्स कहते हैं। यहां आपसे सवाल है कि ईएमए और एसएमए में से प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री के लिए किसे तरजीह देता है और क्यों? देखिए, उसका जवाब यह है कि ईएमए को, क्योंकि ये प्रिसिजन एंट्री के लिए हमें इमीडिएटली रीसेंट लिक्विडिटी शिफ्ट देखनी होती है, जो ईएमए फौरन से पकड़ता है, बेहतर पकड़ता है, ट्रैक करता है और हमें दिखा देता है। चैप्टर नंबर 11, एग्जैक्ट सेटिंग्स एंड व्हाई वी यूज। देखिए, हम डिफॉल्ट सेटिंग्स पर assumptions ट्रेड नहीं करते। हमारी सेटिंग्स हिस्टोरिकली बैक टेस्टेड नंबर्स हैं। आ जाइए 1 आवरली चार्ट। देखिए, 1 आवरली और वो हमारा 4 आवरली चार्ट प्रिसाइसली ईएमए 20 के ऊपर है, और ईएमए भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगेन क्लोज, नो ऑफसेट, नो स्मूथिंग, जिस तरह एसएमए को रखा हुआ था। देखिए, ईएमए 20 का इंतखाब इसलिए है क्योंकि ये मैथमेटिकली एक स्टैंडर्ड ट्रेडिंग मंथ का सेंटिमेंट को एवरेज आउट करता है। मुझे एक महीने से पीछे नहीं जाना क्योंकि मैं प्रिसिजन एंट्री और एग्जिट लेना चाह रहा हूं। जल्दी, गलती नहीं चाहिए मुझे। जितना मैं पीछे जाऊंगा उतना लैगिंग होता जाएगा। अगर हम ईएमए 9 यूज करें तो वो माइनर नॉइज भी जो बहुत थोड़ा सा भी मार्केट में शोर होता है ना, उसे भी कैच करना शुरू कर देता है और वो बहुत ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट्स हमें देता है। अगर हम ईएमए 50 को इस 1 आवरली चार्ट पर लगा दें तो एंट्री बहुत ही लैगिंग हो जाती है। इसलिए बेस्ट प्रिसिजन एंट्री के लिए 1 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट, डेली चार्ट, और 1 आवर चार्ट और 4 आवरली चार्ट पर स्टैंडर्ड कैंडल स्टिक्स पे ईएमए 20 और नीचे आरएसआई क्यों लगाया हुआ है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो आगे समझाता हूं। अब आ जाइए इस चार्ट को जरा समझिए मेरे साथ। देखिए, ये हमारा डेली चार्ट पर हम सिंपल मूविंग एवरेज 50 को लगाते हैं। ये इसलिए हम लगाते हैं कि हमें मैक्रो फ्लोर जो है उसे समझना होता है और देखना होता है कि कहां पर है और हाउ स्ट्रांग इज इट। ये डेली चार्ट पर अगर आप ये स्मूथ क्लाउड का ये जिगजैग देखें तो ये हम अचीव करते हैं अपने इस स्मूथ क्लाउड इंडिकेटर से। पिछली 2 वीडियोस में भी इसे समझाया गया है। आज फिर से आपको इसकी सेटिंग दिखा देते हैं। काइंडली यूज दी सेम सेटिंग। ठीक है, देखिए हमारा जो ये जिगजैग वीपीओसी यानी वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल चार्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताता है जहां मैक्सिमम वॉल्यूम लॉक हुआ है। स्मूथ क्लाउड एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज के जरिए एक डायनामिक बफर जोन बनाता है जो माइनर फेक आउट्स को ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर देता है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की जानब जरा आइए। इसकी सेटिंग को हमने वही टिपिकल स्टैंडर्ड छोड़ा हुआ है, वही 14 पीरियड्स पे। वो इसलिए कि ताकि यूनिवर्सल लुक बैक पीरियड मिल सके। ये एविडेंस बेस्ड सेटिंग्स हमें मार्केट के मैक्रो और माइक्रो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर्स के बिल्कुल सिंक कर देती हैं। यहां आपसे सवाल है, अगर मैं आरएसआई की कैलकुलेशन सेटिंग को 14 से हटाकर 7 कर दूं तो सिस्टम पर क्या मैथमेटिकल इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, उसका जवाब यह है कि आरएसआई 7 अपनी कैलकुलेशन में बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। वो अप ट्रेंड में बार बार फेक ओवर बॉट सिग्नल्स देगा, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग मूव के बीच में जल्दी एग्जिट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 12, द डेंजर ऑफ चेंजिंग सेटिंग्स एंड assumptions। देखिए, रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी सिस्टेमिक फेलियर उनका लगातार स्ट्रैटेजी हॉपिंग और सेटिंग्स ट्वीक करना है। जब आप किसी इंडिकेटर की मैथमेटिकली लॉक्ड सेटिंग को अपनी ट्रेड के मुताबिक करते हैं तो आप एक्चुअल डेटा मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। इस प्रैक्टिस को कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, जो एक एनालिस्ट के लिए सख्त मना है।
अगर ट्रेड आपके खिलाफ जा रही है तो एरर सेटिंग्स में नहीं बल्कि मैक्रो ऑर्डर फ्लो कॉम्प्रिहेंड करने में है। एजम्पशंस जैसी टर्म्स का फाइनेंशियल मार्केट्स में इस्तेमाल सीधा सुसाइड के मुतरादिफ है। मसलन अगर आप एज्यूम कर लें कि ये जो 52 बिलियन का फॉरेन सेल क्रैश लाएगा, तो आप 60 बिलियन का लीपी डेटा पॉइंट मिस करके गलत शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। सेटिंग्स चेंज करने से मार्केट का इंट्रिंसिक सप्लाई डिमांड मैथ चेंज नहीं होता, सिर्फ आपका एनालिटिकल लेंस डिस्टॉर्ट हो जाता है। हमारी 100% मैथमेटिकली करेक्ट अप्रोच का सिंगल मकसद इस ह्यूमन हेलुसिनेशन को इक्वेशन से डिलीट करना है। RSI 14 एक यूनिवर्सल मैथमेटिकल बेंचमार्क है जिसे हम बेसलाइन रियलिटी चेक के तौर पर फिक्स रखते हैं। सिस्टम रूल्स तभी मॉडिफाई किए जाते हैं जब ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडाइम स्ट्रक्चरली शिफ्ट हो जाए। जब तक ट्रेंड मैट्रिक्स इंटैक्ट हैं तो EMA 20 SMA 50 के रूल्स पर हम एग्रेसिवली बाइंड रहेंगे। ट्रेडिंग की 90% सक्सेस सिर्फ एक रिगरसली टेस्टेड रूल सेट को डिसिप्लिन के साथ ब्लाइंडली फॉलो करने में है। यह आपसे सवाल है, कॉन्फर्मेशन बायस डेटा एनालिसिस को मैथमेटिकली कैसे करप्ट करता है? देखिए, ये ट्रेडर के जहन को मजबूर करता है कि वो इनवैलिड डेटा को फिल्टर कर दे और सिर्फ उस चार्ट की टाइम फ्रेम सेटिंग पर फोकस करे जो उसकी हारती हुई पोजीशन को ठीक दिखा रहा हो। चैप्टर नंबर 13, लेट्स गो बैक टू आवर डेली चार्ट। मैक्रो स्ट्रक्चर्स एंड द स्मूथ क्लाउड। तो दोस्तों, अब हम डेटा चार्ट पर जंप करते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो स्मूथ क्लाउड्स हैं, ये टाइम फ्रेम ब्रॉड मैक्रो एक एनवायरनमेंट दिखाता है। यहां अगर आप इंडेक्स को देखें तो 179571.27 पर है और चार्ट की ज्योमेट्री क्लियरली एक अपवर्ड चैनल में फिक्स्ड है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर डेली कैंडल की बॉडी कंप्लीटली स्मूथ क्लाउड के ऊपर और अंदर होल्ड कर रही है। जब तक प्राइस स्टैटिस्टिकली इस क्लाउड की मैथमेटिकल बैंड के ऊपर है, कोई भी बेरिश मैक्रो एजम्पशन इनवैलिड है। SMA 50 जो है हमारी ये जो ब्लू लाइन है, ये स्मूथली अपवर्ड आपको जाती हुई यहां पर देखिए नजर आ रही है और प्राइस एक्शन भी उससे ऊपर है। जहां भी एक आध दफा प्राइस एक्शन ने यहां आने की कोशिश की है तो उसे सपोर्ट देकर गया है। जहां एक आध दफा उसने इसको ब्रेक किया है, वापस फौरन से पलटा है। देखिए, स्मूथली अपवर्ड है जो इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन की निशानी है। इस चार्ट पर हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चरल सीक्वेंस मुकम्मल कायम है। फीपी का जो 52 बिलियन PKR का ब्लॉक सेल ऑफ इस वक्त डेली टाइम फ्रेम पर एक सिग्निफिकेंट रेड ब्लिप की तरह पास आउट हो गया है। इस चार्ट को आइसोलेट करके देखने से हमारा डायरेक्शनल बायस की तरफ टिल्ट होता है। यहां स्ट्रिक्टली ट्रेंड के खिलाफ शॉर्ट सेल करना एक तेजी से आती हुई रेलगाड़ी के सामने खड़े होना जैसा है। ये जो हमारा जिगजैग VPOC लेवल्स हैं, ये स्ट्रिक्टली डिफाइन कर रहे हैं कि नीचे हिस्टोरिकल वॉल्यूम के बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं। ये हमारा डेली चार्ट हमें प्रिसाइज एग्जीक्यूशन नहीं बताता, ये सिर्फ बताता है कि असल में कंट्रोल किसके पास है। यहां आपसे सवाल है, डेली चार्ट पर मैक्रो ट्रेंड कब मैथमेटिकली इनवैलिडेट होगा? देखिए, जब लगातार 2 या 3 डेली कैंडल्स अपने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और स्मूथ क्लाउड के नीचे ATR बैंड को हैवी बेरिश वॉल्यूम के साथ डिसाइसिवली ब्रेक कर ले, तब ठीक है, वॉल्यूम इज मैंडेटरी। चैप्टर नंबर 14, आइए मेरे साथ
4 आवरली चार्ट की जानिब। देखिए, ये जो हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम है, ये मिड टर्म लिक्विडिटी स्विंग्स दिखाता है। यहां करंट प्राइस 179,919.27 है और ईएमए देखे 177,478 पे है। एक चीज मैं आपको यहां पॉइंट बताना भूल गया, ट्रेडिंग टिप में आपको काम आएगा कि ये देख रहे हैं इतना ज्यादा फासला सिंपल मूविंग एवरेज में और इंडेक्स में, ये इस बात की तरफ भी है, इवन दो लॉन्ग टर्म बुलिश में ये बड़े अरसे तक रह सकता है, लेकिन जिस तरह का अभी चॉपी फेजेस हैं उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि मे बी नेक्स्ट बिजनेस डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे या अगले 2 से 3 ट्रेडिंग डेज में ये वापस यहां आए, अपने इस सपोर्ट को टेस्ट करे और मीन रिवर्जन करे। ठीक है, इसने अब मीन रिवर्जन करना है, हाई प्रोबेबिलिटी इसकी है। और अगर आप यहां देखें तो ये कदरे करीब है, लेकिन यहां पर भी मीन रिवर्जन की प्रोबेबिलिटी जरूर है। तो अगर आपने खरीदना है तो आपने पेशेंस रखना है। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर 170,450.63 है और यहां पर 177,478 है। मैंने यहां नहीं लेना। पेशेंस, लाइक आई सेड, आपको इस खेल में जितवाएगी। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये रेंज बाउंड कंसोलिडेशन, यानी एक डब्बे के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली हेल्दी है। देखिए 4 आवर चार्ट पर हमें चॉपी प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस 177 नजर आ रहा है, जो 182,348 रेजिस्टेंस और 177,478 सपोर्ट के बीच ट्रैप्ड है। स्मार्ट मनी इसी कंप्रेशन जोन के अंदर स्टेल्थीली लिमिट ऑर्डर्स लगाकर ब्लॉक्स अब्सॉर्ब करती है। जब प्राइस ज्योमेट्रिकली 177,478 के करीब आती है तो बाइंग इंटरेस्ट डायनामिकली स्पाइक करता है। यही मैथमेटिकल फिनोमेना है जिसकी वजह से ईएमए बैंड पर वो जो कैंडल्स आपको दिखाए थे वो लॉन्ग विक्स बनती हैं। अगर आप पोजीशन या स्विंग ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर हैं, तो करंट ये चॉप में घुसने के बजाय 177,478 की वैल्यू आपके लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एंट्री मैट्रिक्स है। देखिए 4 आवरली चार्ट पर जो ये रीसेंट रेड कैंडल्स हैं, अगर आप उनका स्प्रेड यानी लेंथ देखें तो वो प्रीवियस ग्रीन्स रन्स के मुकाबले में तकरीबन बराबर ही मोमेंटम दिखा रही हैं। वॉलेटिलिटी साइकिल थ्योरी साबित करती है कि मार्केट में हैवी कॉन्ट्रैक्शन हमेशा एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन से पहले आती है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम हमें हार्ड हिदायत दे रहा है कि रिटेल ब्रेकआउट ट्रैप्स पर जंप ना करे, बल्कि बेसलाइन सपोर्ट का वेट करे। यहां आपसे सवाल है कि 4 आवर चार्ट पर ईएमए 20 के पास रेंज बाउंड मार्केट यानी कंसोलिडेशन मार्केट की सबसे बड़ी टेक्निकल पहचान क्या है? देखिए उसका जवाब यह है कि प्राइस का एक सीधी लाइन यानी ट्रेंड बनाए बगैर बार बार अपने 20 पीरियड ईएमए पे मीन पर वापस आना, उसे क्रॉस करना और उसी के इर्द गिर्द घूमना, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। चैप्टर नंबर 15, 4 आवर आरएसआई को आप समझते हैं और इसमें हमें मोमेंटम कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रही है। अब आपको समझाते हैं कि वो आप कैसे पकड़ सकते हैं। देखिए डेटा एनालिसिस में प्रिसिजन के अलावा कोई चीज अहमियत नहीं रखती। आरएसआई मैट्रिक्स को एक्यूरेटली देखें। 4 आवर चार्ट पर RSI 14 की वैल्यू 64.49 है और RSI बेस्ड MA 69.19 पर प्लॉट हुआ है। टेक्निकली मार्केट सिर्फ तब ओवरबॉट क्लासिफाई होती है जब RSI एब्सोल्युटली 70 से ऊपर हो, यहां तो 64.49 है। इसका सीधा मकसद ये है कि हमारी अजम्पशंस गलत थी। मार्केट इस वक्त मैथमेटिकली ओवरबॉट नहीं, ये स्ट्रिक्टली बुलिश टेरिटरी में है। इस कंडीशन की सबसे पिवटल ऑब्जर्वेशन
RSI की वैल्यू 64.49 है और RSI बेस्ड MA 69.19 के नीचे ट्रेंड कर रहा है। रिटेल इसे गलती से बेरिश डाइवर्जेंस समझता है, जबकि मैथमेटिक्स की जबान में यह सिर्फ मोमेंटम कॉन्ट्रैक्शन है। देखिए, मोमेंटम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि अपवर्ड प्राइस पुश की रफ्तार अपनी रीसेंट मूविंग एवरेज वेलोसिटी से मैथमेटिकली कम हुई है। यह इस बात का एब्सोल्यूट प्रूफ है कि मार्केट ऑर्गेनिक रेस्ट कर रही है, क्रैश नहीं। देखिए, RSI को RSI बेस्ड MA के नीचे देखकर शॉर्ट सेल करना अनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स की सबसे कॉस्टली स्टैटिस्टिकल एरर होती है। जब मोमेंटम कॉन्ट्रैक्शन होकर अपनी बेस लाइन यानी 50 के जोन, इस जोन पे रिफ्रेश हो तो लिक्विडिटी फ्लश कंप्लीटली रेडी होता है। हम यहां चार्ट पर कोई एग्जॉस्शन की फर्जी कहानी क्रिएट नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रिंटेड न्यूमेरिकल रियलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स क्लियरली दिखाते हैं कि मैक्रो ट्रेंड कंप्लीटली इंटैक्ट है, बस वो अगले इंपल्स, अगला लेग अप के लिए एनर्जी कंजर्व कर रहा है। यहां आपसे सवाल है कि RSI का अपनी RSI बेस्ड मूविंग एवरेज के नीचे प्रिंट होना डाइवर्जेंस की डेफिनेशन से कैसे मुख्तलिफ है? कि उसका जवाब यह है कि डाइवर्जेंस डायरेक्टली प्राइस और RSI दिस की लाइन के दरमियान डिस्क्रिपेंसी होती है, जबकि RSI और उसका MA का क्रॉस ओवर सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के इंटरनल मोमेंटम यानी स्पीड का फ्लक्चुएशन है। अब समझिए 1 आवरली चार्ट को, जिसके ऊपर फाइनल एंट्री और एग्जिट करनी है। चैप्टर 16 माइक्रो सपोर्ट जोन्स। देखिए, एक्सिक्यूशन प्रिसिशन यानी बेहतरीन एंट्री के लिए ये चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत अहम है। यहां करंट न्यूमेरिकल क्लोज 179919 है और EMA यहां पर 179066 है। ये 1 आवर EMA 20 डे ट्रेडर्स के लिए EMA 20 डे ट्रेडर्स की प्राइमरी डायनामिक लाइन ऑफ डिफेंस है। देखिए, अगर आप यहां पर देखें और इसको सारा यूं फॉलो करें जो ये आपका आ रहा है, तो आपको ये नजर, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि प्राइस कंप्लीटली अपना जो इंडेक्स है EMA लाइन उसके ऊपर उसके कंसोलिडेट कर रही है। ये 1 आवर EMA आपके लिए ऑनेस्टली बेस्ट शील्ड है और इंस्टीट्यूशनल लिमिट ऑर्डर जोन पकड़ने में सबसे बेस्ट टूल है। कैंडल स्टिक्स की ये जो छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज और EMA लाइन पर फ्रीक्वेंट विक्स बनाना इंट्राडे रिटेल ट्रेडिंग का एविडेंस है। स्मार्ट मनी यहां ऑर्डर ब्लॉक्स में हैवी लिमिट बायज इंजेक्ट कर रही है बगैर वॉलेटिलिटी ट्रिगर किए हुए। अगर 1 आवरली क्लोज मैथमेटिकली 179066 के नीचे प्रिंट हो यहां, तो एल्गोरिथम्स फॉरन प्राइस को 4 आवरली यहां आ जाते हैं। फिर हम फॉरन से, फिर हमारा ये वाला एरिया हमारी नजर में फॉरन से आ जाता है। फिर हम 177 को देखना शुरू कर देते हैं और अगर इसके नीचे प्रिंट होता है हम यहां आ जाते हैं और 170 को हम वहां पर फिर हम अपने ऑर्डर्स का वेट करते हैं। देखिए, इन जोन्स पर ट्रेडेड वॉल्यूम नोड्स सबसे डेंस प्रिंट होते हैं जो एब्सोल्यूट सपोर्ट बनाता है। जब तक 179066 होल्ड कर रहा है, लेट्स गो बैक टू आवर डेली चार्ट, 179066 होल्ड कर रहा है, शॉर्ट टर्म एल्गोरिथम्स कंप्लीटली लॉन्ग स्टैंस में लॉक्ड हैं, यानी बुलिश उस मोड में लॉक्ड हैं। ये माइक्रो लेवल बेसलाइन हमारी रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करने के लिए ग्राउंड जीरो है। यहां आपसे सवाल है कि 1 आवर चार्ट पर अगर मार्केट मैथमेटिकली चॉप जोन में हो तो किन ट्रेड से स्ट्रिक्टली अवॉइड, परहेज करनी चाहिए? उसका जवाब है कि ब्रेक आउट मोमेंटम ट्रेड्स से 100% अवॉइड करना चाहिए।
रेंज में ज्यादातर माइक्रो ब्रेकआउट्स लिक्विडिटी ट्रैप्स होते हैं जो एंट्री के फौरन बाद रिवर्स हो जाते हैं। अब 1 आवर पे आरएसआई को भी जरा समझिए। यहां पर आपको इसका इंटरनल मोमेंटम मैथ का एक स्ट्रिक्ट डिसेक्शन करके दिखाते हैं। देखिए यहां चार्ट पर आरएसआई 14 की वैल्यू अगर आप देखें तो 58.04 है और उसकी आरएसआई बेस्ड एमए जो है 48.78 है और उससे नीचे है। बस मोस्ट रिसेंटली 24 को उसने क्रॉस ओवर किया है और एक दो हायर हाइज रिकॉर्ड किए हैं। देखिए 1 आवर पर आरएसआई जो 58.04 पर है खुद की लैगिंग मूविंग एवरेज ये से डिसाइसिवली ऊपर जा चुका है। टेक्निकल एनालिटिक्स में इस मैथमेटिकल स्टेट को मोमेंटम एक्सीलरेशन का एब्सोल्यूट प्रूफ माना जाता है। इसका एम्पेरिकल मतलब यह है कि माइक्रो लेवल मार्केट में बाइंग वॉल्यूम और स्पीड वापस इंजेक्ट हुई है। जब मैक्रो टाइम फ्रेम यानी इससे बड़ा जो टाइम फ्रेम है 4 आवर टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्शन में हो और माइक्रो टाइम फ्रेम एक्सेलरेशन शो करे तो बॉटमिंग प्रोसेस की एडवांसमेंट शुरू हो चुकी है। आरएसआई का 50 पॉइंट इक्विलिब्रियम से सक्सेसफुली रीबाउंड बुलिश नैरेटिव को माइक्रो लेवल पर कंफर्म कर रहा है। अब आपके सामने है तो कोई फर्जी बात नहीं, ये डेटा पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि पिछले 14 घंटे, दिस इज नॉट गोना बी डेज, ये जो 14 है क्योंकि डेली आर्ली चार्ट पे तो 14 आवर्स के ऊपर आपको आरएसआई 14 दिखा रहा है। 14 आवर्स की एवरेज गेन्स का एक मैथमेटिकली एवरेज लॉसेस से बिल्कुल मतलब काफी उससे बढ़ चुके हैं। ये जो 58.04 की वैल्यू किसी भी तरह ओवरबॉट नहीं है, ये स्ट्रिक्टली ट्रेंड फॉलोइंग कंट्रोल जोन में फॉल करती है। ये डेटा सेट एविडेंस फराहम करता है कि 1 आवर लेवल पर बुल्स प्राइस को 180,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से क्रॉस करवाने की एल्गोरिथमिक सेटअप बना रहे हैं। अगर ये आरएसआई 50 के नीचे होल्ड करता तो हम इमीडिएट डाउनसाइड अजम्पशन लगाते जो इस वक्त फैक्चुअली इनवैलिड है। यहां पर आपसे सवाल है 1 आवर चार्ट पर आरएसआई का एग्जैक्टली 50 की लाइन से ऊपर मेंटेन रहना मैथमेटिकल टर्म्स में क्यों जरूरी है? देखिए उसका जवाब है कि आरएसआई 50 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है और आरएसआई 50 का मतलब है कि स्पेसिफाइड लुक बैक पीरियड 14 घंटे मार्केट में से क्लोजिंग मोमेंटम पॉजिटिव बायस की तरफ हेविली वेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड एज डायनामिक जोन्स, चैप्टर नंबर 18। देखिए रिटेल की सबसे बड़ी वीकनेस यह है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक स्टैटिक एब्सोल्यूट लाइन समझता है, बल्कि सच्चाई ये है कि ये डायनामिक जोन्स होते हैं, लिक्विडिटी थिकनेस के साथ एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रिटेल प्रिसाइसली 177,478 पर बाय ऑर्डर प्लेस करती है और ऑर्डर मिस होने से प्राइस 10 पॉइंट हिलने पर कंप्लीटली पैनिक कर जाती है। मैथमेटिक्स के हिसाब से 177,400 से लेकर 177,600 तक पूरा स्प्रेड एक हाईली लिक्विड इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन जोन है। रेजिस्टेंस करंटली प्रीवियस स्ट्रक्चरल टॉप यानी 182,348 पर जियोमेट्रिकली एक्टिव है। सपोर्ट तभी स्टैटिस्टिकली होल्ड करती है जब वहां बड़े इदारे जैसे कंपनीज जैसी एंट्रीज 60 बिलियन पीकेआर के लिमिट बाय एरेज बाय करके बैठे हुए हों। 1 आवर ईएमए हमें 179,066 और 4 आवर ईएमए हमारा 177,478 आपस में एक डायनामिक मैथमेटिकल अलाइनमेंट फॉर्म कर रहे हैं। जब प्राइस इन जोन्स को टच करके यानी बाउंस करके वापस ऊपर जाए तो वॉल्यूम फुटप्रिंट बढ़ना इंस्टीट्यूशंस की एग्रेसिव पार्टिसिपेशन की निशानदही करता है। एक रेजिस्टेंस पर प्राइस बार बार बाउंस करना उस मैथमेटिकल
उसे कमजोर नहीं, उसे मजीद मजबूत करता है और हमें ये फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करता है कि यहां पर कोई बड़ा इदारा बैठा हुआ आराम आराम से एक्यूमुलेशन कर रहा है और उनके यहां पर लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं। और वो जो 60 बिलियन पीकेआर था, वो ये कैंडल्स आपको इस चार्ट में भी इन सारी चीजों में आपको बता रहे हैं कि जैसे ही वो अपने ईदर ईएमए की तरफ आता है और वहां से बाउंस बैक जो करता है, क्योंकि उनके लिमिट ऑर्डर्स ही यहां लगे हुए हैं। वो रिटेलर्स की तरह बेसब्रे होगा, कोई मसला नहीं, यहां ले लूंगा यहां बेच दूंगा, नहीं, वो एजम्पशंस पे नहीं चलते। रिस्क मैनेजमेंट का उसूल के तहत हमेशा अपने टेक प्रॉफिट्स का एब्सोल्यूट लेवल से थोड़ा पहले फ्रंट रन रखें। यहां सवाल है कि अगर सपोर्ट 4 दफा टेस्ट हो चुकी हो तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी उसे होल्ड करने के ज्यादा होगी या ब्रेक होने की। देखिए, अगर 4 दफा सपोर्ट चेक हो चुकी है तो उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी जरा ज्यादा हो जाती है। हर रीटेस्ट पर ऑर्डर बुक में मौजूद लिमिट ऑर्डर्स कंज्यूम हो जाते हैं। ज्यादा टेस्ट उस सपोर्ट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ खत्म करते हैं। चैप्टर 19, लिक्विडिटी हंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स। देखिए, स्मार्ट मनी एक के क्वांटिटेटिव एल्गोरिथम्स का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिटेल ऑर्डर फ्लो में से मौजूद स्टॉप लॉसेस को हंट करना है। जैसे ही इंडेक्स इस 1 आवरली चार्ट पे 179066 पर, सॉरी ये मैं कह रहा हूं कहां पर है, ये 179066 पर अपनी EMA 20 की बेस से एग्जैक्टली नीचे डिप करेगा, थाउजेंड्स ऑफ रिटेल लॉन्ग जो स्टॉप लॉसेस है वो हंट होंगे और इंस्टीट्यूशंस को जो लिक्विडिटी रिक्वायर्ड है वो उन्हें मिल जाएगी। मार्केट मैकेनिक्स में एक रिटेल स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का मतलब है कि ऑर्डर बुक में से ऑटोमेटिकली मार्केट सेल ऑर्डर फायर होना। बड़े दारे इन्हीं सस्ते और फोर्स सेल ऑर्डर्स को अपनी लिमिट बाय बुक से अब्सॉर्ब करते हैं। इस प्रोसेस को लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। देखिए, इस रूथलेस यानी जालिमाना प्रोसेस से बचने के लिए ATR एवरेज ट्रू रेंज का डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करना ही एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हमेशा मार्केट की नेचुरल बेस लाइन डिविएशन से प्रैक्टिकली बाहर सेट होना चाहिए। अगर क्रिटिकल बेस 177478 है तो स्टॉप एग्जैक्टली 177400 पर फिक्स करना एल्गोरिथमिक सिस्टम्स के लिए फ्री लिक्विडिटी पेश करना है। फीपी का ये 52 बिलियन पीकेआर का सेल ऑफ इनहेरेंटली एक मैसिव मैक्रो लिक्विडिटी इवेंट था जिसने पूरे पब्लिक सेंटिमेंट को ट्रैप किया। सिमिलरली, ब्रेकआउट यानी बुल ट्रैप्स तब एग्जीक्यूट होते हैं जब प्राइस स्ट्रिक्टली प्रीवियस हाई जैसा कि 182348 को पियर्स और एग्रेसिव स्पीड से वापस रेंज में डंप हो जाए। फोरेंसिक रूल्स दिखाते हैं कि हम विक एक्शन पर जंप ना करें। एक सॉलिड आवरली या 4 आवरली कैंडल बॉडी क्लोज का वेट करना इंपेरेटिव है। यह एविडेंस प्रूव करता है कि स्मार्ट मनी हमेशा मैक्सिमम पेन पॉइंट पर अपनी आइडियल क्वांटिटेटिव एंट्री लेती है। चैप्टर नंबर 20, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डेटा एंड टेक्निकल्स। अब हम वो जो पीछे एनसीसीपीएल की डेटा थी और इन सब का एक मिलाप करते हैं। कॉन्फ्लुएंस, देखिए, एडवांस्ड एक्सिक्यूशन में ट्रेडर वही सक्सेसफुल रहता है जो मैक्रो फ्लो डेटा यानी ये फीपीलीपी की डेटा को माइक्रो टेक्निकल ज्योमेट्री के साथ ओवरलैप करे। हमारी ये एम्पेरिकल एनालिसिस प्रूव करती है कि 52 उन्होंने बेचे, 60 इन्होंने ट्रांजैक्शन के बाद मार्केट का कोर डायरेक्शनल बायस स्ट्रिक्टली और मैथमेटिकली अभी भी ऊपर की जानिब है। कंपनीज का ये 60.18 बिलियन पीकेआर एक्यूमुलेशन हमारा एब्सोल्यूट फंडामेंटल मैथमेटिकल कैटलिस्ट है। देखिए, ये डेली चार्ट पे जो आपका ये जो डायनामिक क्लाउड मैट्रिक्स है, इस सॉलिड फंडामेंटल एक्यूमुलेशन को प्योरली विजुअली वैलिडेट करता है। देखिए, आराम आराम से फैलता, यानी लिक्विडिटी बढ़ रही थी
और अगर हम अपने 4 आवर चार्ट की तरफ आए तो यहां पर EMA 26 हमारा और RSI 64.49 ये हमें बताता है कि इस वक्त इक्विलिब्रियम बिल्कुल तवाजुन में है, बैलेंस्ड आउट है। लेकिन जब हम अपने 1 आवर चार्ट की तरफ आते हैं तो ये हमें बताता है कि RSI अब उसका इंटरनल इंजन स्पीड पकड़ रहा है, एक्सेलरेशन आ रही है, ये दोबारा एक्टिव हो चुका है। देखिए, जब हम रॉ डेटा, मैक्रो ट्रेंड सपोर्ट, मिड टर्म बेस बिल्डिंग और माइक्रो मोमेंटम एक्सेलरेशन एक सिंगुलर वेक्टर, एक लाइन पर अलाइन हो जाएं, इसे टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। आज आपके सामने उस NCCPL की डेरा और ये 3 टाइम फ्रेम्स एनालिसिस ने टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस प्रैक्टिकली दिखाया है। क्वांटिटेटिव फाइनेंस में ऐसी 100% एविडेंस बेस्ड अलाइनमेंट्स एक्सट्रीमली रेयर होती हैं और इन पर कैलकुलेटिव एग्रेसिव साइजिंग अप्लाई करनी होती है। हमारी ये फाइंडिंग है कि 177,478 की डायनामिक सपोर्ट उस ब्लॉक मनी के एवरेज VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के बहुत करीब है। इस पूरे थीसिस में कोई प्रिडिक्टिव अजम्पशन शामिल नहीं, ये कंप्लीटली रियल टाइम प्रिंटेड ऑर्डर फ्लो की ट्रांसलेशन है। इस कॉन्फ्लुएंस की डेंसिटी और मैथमेटिकल वेट ही वो फोर्स है जो प्रोजेक्टेड रेंज और इन्फ्लेशन रिस्क के बावजूद स्ट्रक्चर को होल्ड करवाए हुए है। जब ये कॉइल्ड स्प्रिंग 182,348 की साइकोलॉजिकल बैरियर को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रीच करेगा तो रेंज एक्सपेंशन वायलेंट होगी। यहां आपसे सवाल है कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी मॉडल्स में कॉन्फ्लुएंस का विन रेट एक्सपेक्टेंसी पर क्या इफेक्ट होता है। देखिए, कॉन्फ्लुएंस प्रोबेबिलिटी मॉडल्स पॉजिटिवली स्क्यू होते हैं, यानी एक तरफ झुके हुए होते हैं। जब 4 मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट मेट्रिक्स जैसा कि डेरा, डेली चार्ट, 4 आवर्ली चार्ट एंड 1 आवर्ली चार्ट एक ही सिंथ में फिल्टर हों तो ट्रेड सक्सेस फैक्टर मैथमेटिकली पीक पर होता है। लेकिन मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, एंड देन वील एंड, द इनवैलिडेशन मैट्रिक्स, द स्ट्रेस टेस्ट। देखिए, एक इंटेलेक्चुअल, ऑनेस्ट और साइंटिफिकली एक्यूरेट एनालिसिस हमेशा अपनी फेलियर लॉजिक कंप्लीटली फ्रंट रन करता है, अपने से आगे रखता है। हमारी 100% डेरा बैक बुलिश थीसिस का एक हार्ड एल्गोरिथमिक स्टॉप पॉइंट है जहां हमारा थीसिस मैथमेटिकली डेड तस्वर होगा। वो क्रिटिकल इनवैलिडेशन कोऑर्डिनेट EMA 20 सपोर्ट लाइन 177,478 फ्लोर को ट्रेलिंग 20 डे एवरेज वॉल्यूम के साथ, मैथमेटिकली ज्यादा रिलेटिव वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके कैंडल क्लोज भी कर दे तो मॉडल फेल्स। हैवी वॉल्यूम ब्रेकडाउन का डेरा ड्रिवन मतलब ये होगा कि 60 बिलियन PKR लोकल कंपनीज की लिक्विडिटी असल में अब्सॉर्प्शन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन थी। ऐसी कंडीशन में मैक्रो थ्रेट्स ने टेक्निकली ऑर्डर बुक के बुलिश फ्लो पर कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है। हम अपने एनालिसिस से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते। जैसे ही मैथमेटिकल पिवट करेगा, हमारी बायस रिस्क ऑफ मोड में स्विच हो जाएगी। इनवैलिडेशन लेवल ब्रेक होने पर हम इंस्टेंटली पोजीशंस काट देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेड मैनेजमेंट इस प्रोटोकॉल को कटिंग लूजेस एल्गोरिथमिकली शॉर्ट कहते हैं। बगैर प्री डिफाइंड इनवैलिडेशन मैट्रिक्स के एंटर की गई कोई भी ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड होप और गैम्बल है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं। मैक्रो ट्रेंड यानी ये हमारा डेली चार्ट पर एब्सोल्यूट थीसिस इनवैलिडेशन तब ट्रिगर होगा जब SMA 50 ये 170,450.63 और ये क्लाउड्स हैवी वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच हो और कैंडल क्लोज मतलब डे एंड हो और यहां पर कैंडल एक बॉडी अपनी बना ले। ये स्ट्रिक्ट
अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टॉप रूल है, आपके कैपिटल इक्विटी को ड्रॉ डाउन्स की शील्ड फराहम करता है। एंटर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट कब करना है। यहां सवाल है कि हर ट्रेडिंग सेटअप के साथ प्री कैलकुलेटेड इनवैलिडेशन मैट्रिक्स बनाना क्यों एब्सोल्यूट रूल है। देखिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स स्टोकास्टिक यानी नाकाबिले पेशगोई होती हैं। इनवैलिडेशन मैट्रिक्स आपको एक इमोशन फ्री मैथमेटिकल फायर एग्जिट देता है ताकि बायस की वजह से अकाउंट लिक्विडेट ना हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का जरा डिफरेंट अंदाज से क्लास कंडक्ट की है। If this was better than the previous classes, please let me know in the comments. But if this was worse, do let me know in the comments so that I may not repeat this mode. और लास्टली हमारा मास्टर रूल सेट। देखिए, हमारा फंक्शन सिर्फ ये है कि नॉइज शोर को डिलीट करें, एब्सोल्यूट प्रिंटेड ऑर्डर फ्लो यानी एनसीसीपीएल की डेटा एसिमेट्रिक इन 3 चार्ट्स पर अप्लाई करें और बिना किसी कॉग्निटिव बायस के स्केलिंग मॉडल अपना एग्जीक्यूट करें। हैप्पी ट्रेडिंग।